डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। हमारी जो पिछले कॉन्सेप्ट्स थे अगर हम उससे कंपेयर करें तो दैट इज़ वेरी सिमिलर। अब देखो हमने रेजोनेंस के रूल्स पढ़े हैं, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ी है, तो उन्हीं पे बेस्ड है ये रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन ये उनसे डिफरेंट है। तो बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रेजोनेंस इफेक्ट, पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। सबसे पहले तो देखें, अमोनिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, NH3 स्टैंड्स फॉर अमोनिया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अमोनिया। और एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अमीन्स की नोमेनक्लेचर हमने बहुत डिटेल्स में देखी हैं, यानी ओपन चेन अमीन्स, ठीक है, जिसमें NH2 ग्रुप होता है। वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी, यानी ये RNH2 दीज आर, ये मैंने प्राइमरी लिखे हैं, ये सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शियरी भी हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। देखो बेस अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट अ स्पीशीज दैट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड बेस। अब अमोनिया को हम बेस बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास लोन पेयर है एंड इट कैन इजीली डोनेट इट्स दीज इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज़ वाई ये बेस है। ये हमारे पास एलिफेटिक अमीन्स हैं, तो इनके पास भी देने के लिए लोन पेयर जो हैं वो मौजूद हैं, तो ये भी बेसिक हैं। लेकिन जो एनिलीन है, एनिलीन का आपको फार्मूला पता है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। अब क्वेश्चन अराइजेज, क्या ये जो लोन पेयर है ये उतना ही आसानी से डोनेट हो सकता है जितना अमोनिया और एलिफेटिक अमीन्स में है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस एब्सेंट है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में या दोनों कंपाउंड्स में रेजोनेंस मौजूद नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट एनिलीन, हियर रेजोनेंस इज प्रेजेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना है, चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है। इसको बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। इसको चेक करने का एक और भी बहुत आसान तरीका है। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो है 3.1 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 2.1, ठीक है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रही है, खींच रही है, और इसको किसको दे रही है ये इलेक्ट्रॉन खींचकर? ये अल्टीमेटली बेंजीन रिंग को दे रही है। तो इसलिए अमाइनो ग्रुप जो होता है यानी NH2 ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा हो तो इसको बेंजीन एक्टिवेटिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो इसने तो एज ए बेस इलेक्ट्रॉन देने थे, लेकिन ये तो आ गए रेजोनेंस में, क्लियर है। अब वो रेजोनेंस कैसे होगी उसको हम देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करेंगे तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन कॉर्नर वाले पे मूव कर जाएंगे। तो रेजोनेंस का एरो लगाएंगे हम, दिस इज रेजोनेंस एरो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ यूँ होगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा जी? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए हैं। वैसे भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड थे, एक कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मौजूद हैं, ओके। तो इसका नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूँ होगा कि यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो इस जगह पे मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस जगह कार्बन पे मूव कर जाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा। तो ये चार्ज नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इससे नेक्स्ट क्या बनेगा देखिएगा, मैं इस तरफ आ रहा हूँ अब, ठीक है। तो इस तरफ आप बना सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है, लेकिन मैं इस तरफ इसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरफ इसको बना रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका हमारे पास है, देखें ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मूव कर जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले से मौजूद है, ये NH2, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो भी देख लें।
देखें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इस जगह पे और ये इलेक्ट्रॉन वापस किस पे चले जाएंगे, नाइट्रोजन पे। तो ये इसका जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से पहले और ये, ठीक है, यानी इससे, और यहाँ पे नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड रह गया, NH2 पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन पे चले गए। तो ये हमारे पास एनिलीन थी जिसके जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना जो नाइट्रोजन पे मौजूद हैं एज ए लॉन पेयर, वो डोनेट नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वो तो बेंजीन रिंग पे रेजोनेट कर रहे हैं। तो यही वजह है जो एनिलीन है, चूँकि वो आराम से आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाती सॉल्वेंट के अंदर, तो लिहाजा ये एक वीकर बेस है। किसकी निस्बत? अमोनिया और एलिफेटिक अमीन्स की निस्बत, क्योंकि इनमें रेजोनेंस मौजूद नहीं है, इन दोनों में रेजोनेंस मौजूद नहीं है। लेकिन एनिलीन में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे हैं किस पे, बेंजीन रिंग पे रेजोनेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे बेंजीन पे अगर अमाइनो ग्रुप लगा है तो वो एनिलीन है, तो एनिलीन जो है वो वीकर बेस है, किन से? इन दोनों से। आई होप कि आपको समझ आ गया। मैंने इसको बेस इसलिए बनाया इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले, क्योंकि अगर हम इसको समझ लेते हैं तो बाकी कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आइए अब हम रेजोनेंस इफेक्ट को समझते हैं। देखो ये बेसिकली पोलैरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर। यही हमारे पास क्या कहलाती है? रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। पोलैरिटी प्रोड्यूस in a molecule as a result of interaction between two pi bonds। किन के दरमियान है? दो पाई बॉन्ड्स के दरमियान, या एक पाई बॉन्ड और एक लॉन पेयर के दरमियान। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेक्शन हुई है एक लॉन पेयर और एक पाई बॉन्ड के दरमियान थी, ठीक है। तो दो पाई बॉन्ड्स के दरमियान भी हो सकती है जिनमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, जैसे बेंजीन है अकेली, और एक पाई बॉन्ड और एक लॉन पेयर के दरमियान भी हो सकती है, जैसे कि अभी हमने एनिलीन में देखा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी पोलैरिटी का चेंज होना ड्यू टू पाई टू पाई इलेक्ट्रॉन या पाई टू लॉन पेयर इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा था, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, बिल्कुल इसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरह का है। जैसे अभी हमने एनिलीन में देखा, ये नाइट्रोजन जो है बेंजीन को एक्टिवेट कर रही थी, यानी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही थी, तो इसको बोलते हैं बेंजीन एक्टिवेटिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी प्लस एम इफेक्ट। एम इसलिए बोला क्योंकि मेसोमेरिक है। तो प्लस एम इफेक्ट तब होगा जब कोई ग्रुप जो एरोमेटिक कंपाउंड या रेजोनेटिंग कंपाउंड के ऊपर लगा होगा उसको एक्टिवेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन देकर। तो देखें नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दिए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसको चेक करने का एक और भी बहुत आसान तरीका है, अगर आपको भूल जाते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसका बहुत एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को चेक करें। जैसे नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के बेंजीन को देगा, तो एक्टिवेट करेगा। आइए अब दोबारा, अब ये जो OH ग्रुप है, अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगी। इसी तरह ये OR ग्रुप है यानी ईथर ग्रुप, इसमें भी जो ऑक्सीजन है साथ जुड़े R यानी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन भी R से इलेक्ट्रॉन खींच के बेंजीन को देगी। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो इंडक्टिवली माइनस इफेक्ट आई इफेक्ट शो करते थे, लेकिन इनका मेसोमेरिक प्लस एम इफेक्ट होता है। याद रखना, क्यों? क्योंकि इनके पास लॉन पेयर्स होते हैं, तीन लॉन पेयर्स होते हैं, तो ये भी एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स पे, यानी माइनस एम इफेक्ट के साथ। तो देखें ये जब इसमें जिस एटम के साथ बेंजीन रिंग का डायरेक्ट बॉन्ड होगा ना, उससे अगले एटम जो होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखेंगे, देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें, अभी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। अब नाइट्रो ग्रुप में देखें नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और नाइट्रोजन की 3.1 है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगी? नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नहीं ले सकती, तो फिर नाइट्रोजन को अल्टीमेटली किससे लेने पड़ेंगे? बेंजीन से। तो ये बेंजीन डी एक्टिवेटिंग है। क्या है ये? डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और इस तरह के जो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स।
अब आप देखें नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगी है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इसी तरह कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हैं, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, तो ये भी क्या करेगा, कार्बन से दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेंगी, तो कार्बन फिर अल्टीमेटली बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखेगा। इसी तरह ये सारे बाकी भी, ये फॉर्माइल ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है, ये सियानो ग्रुप है, और इस तरह की और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल पे। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डाइपोल मोमेंट है विनाइल क्लोराइड की वो थोड़ी है किससे, इथाइल क्लोराइड से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विनाइल क्लोराइड क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विनाइल ग्रुप आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है। इसके साथ अगर हम क्लोरीन लगा दें तो इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। इसी तरह ये हमारे पास है विनाइल क्लोराइड, मैं लिख देता हूँ विनाइल क्लोराइड, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसकी है जी, इथाइल क्लोराइड, यानी इस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। तो देखें सबसे पहले मैं विनाइल क्लोराइड दिखा रहा हूँ आपको ये चीज़। तो अभी हमने देखा जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसका रेजोनेंस इफेक्ट यानी मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है इसका, यानी मीजोमेरिकली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, तो ये हुई ना लॉन पेयर टू पाई इंट्रैक्शन। तो हमने बोला था रेजोनेंस में लॉन पेयर टू पाई इंट्रैक्शन भी होती है और पाई टू पाई इंट्रैक्शन भी होती है। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ बन जाएगा, CH2 यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड, और क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन स्टूडेंट्स याद करें क्लोरीन का इंडक्टिवली -I इफेक्ट है, यानी इंडक्टिवली क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, तो इसका इंडक्टिवली तो था -I इफेक्ट, लेकिन मीजोमेरिकली इसका +I M इफेक्ट है। तो अब मैं इसको अभी मैं पेंडिंग में रखता हूँ। आप इथाइल क्लोराइड को देख लें, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। तो इसमें आप चेक करो, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो इसके पास लोन पेयर तो हैं देने के लिए, लेकिन आगे पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हैं, तो लोन पेयर टू पाई इंट्रैक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे +M इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट है। देयर इज ओनली वन इफेक्ट विच इज़ नोन एज -I इफेक्ट, जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचेगी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसका असर यहाँ तक भी जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। अब देखें इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, यानी ये मॉलिक्यूल जो है वो यूँ बड़ा हो जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेच करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो +M इफेक्ट है, -I इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं है, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये डोमिनेट कर जाएगा, मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस R जो है वो हो जाएगा कम, और यहाँ पे डिस्टेंस R जो है वो हो जाएगा ज़्यादा। और हमें पता है जो डायपोल मोमेंट है वो दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी Q और R का। तो जितना R ज़्यादा होगा इस केस में उतनी डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी, और जितना R कम होगा इस केस में तो उतनी डायपोल मोमेंट भी कम होगी। तो यही वजह है यहाँ पे डायपोल मोमेंट विनाइल क्लोराइड की कम है एज कम्पेयर टू इथाइल क्लोराइड, बिकॉज हेयर +M effect is dominant over -I effect, and here +M effect is totally absent. The only dominant factor is -I effect. तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो अल्टीमेटली ज़्यादा होएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फिनोल इज वीकर एसिड, फिनोल इज वीकर एसिड, और ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, फिनोल is more acidic than, phenol is more acidic than alcohols। और अल्कोहल्स कौन सी हैं? जो एलिफेटिक अल्कोहल्स होती हैं, ठीक है। तो फिनोल उनसे ज़्यादा एसिडिक होती है, या फिनोल थोड़ी एसिडिक है, जिसको हम वीक एसिड बोल सकते हैं। अब देखो एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के हमारे पास 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला पैरामीटर ये होता है कि हम जिस एसिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें वो कैसा है,
नंबर 1। नंबर 2, वो एसिड जो है वो अपने प्रोटॉन देने की एबिलिटी कितनी ज़्यादा रखता है, उसमें कम प्रोटॉन्स हैं या ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा है। ओके, मैं थर्ड फैक्टर की बात कर रहा हूँ। कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही एसिड वीक होगा, और कॉन्जुगेट बेस जितना वीक होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कॉन्जुगेट बेस का अपने एसिड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो आइए हम फिनोल को देखते हैं। तो फिनोल में हमारे पास ये फिनोल है, ठीक है। अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सपोज करें यहाँ पे वाटर है, तो इससे इसका बनेगा एक फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, ओ नेगेटिव, इसको फेनॉक्साइड आयन बोलते हैं, और साथ में ये प्रोटॉन। तो देखिए ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। तो अभी मैं आपको बता के हटा हूं कि जितना कॉन्जुगेट बेस वीक होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। यहां पे ये जो फेनॉक्साइड आयन है ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज वीक कॉन्जुगेट बेस। और ये वीक कॉन्जुगेट बेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, ठीक है, इस फेनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस है। तो आइए, ये हम एफएसए में भी कर चुके हैं, अब हम इसकी रेजोनेंस देख लेते हैं फेनॉक्साइड आयन की। ये हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये है आपके पास फेनॉक्साइड आयन। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये जैसे अभी हमने एनिलीन का बनाया था इसका बिल्कुल वैसे ही रेजोनेंस होती है इसमें भी। तो देखें हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि पहले ही नेगेटिव चार्ज था, वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ पे अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वाले इस जगह पे मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड ओ। ओके, इससे नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब आप देखें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट ये चार्ज यहाँ पे डिस्पर्स होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। इससे नेक्स्ट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट और ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, और इसके बाद इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये बन जाएगा, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, और ये ओ नेगेटिव। तो आप चेक करें जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना, वो जितने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता हो वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है उसको इजीली डोनेट नहीं कर सकता वाटर के अंदर, तो क्या होगा, ये वीक कॉन्जुगेट बेस। ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन दे पा रहा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। तो यही वजह है जो फेनॉक्साइड आयन है ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, जिससे क्या होता है आपका एसिड अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए आपका ये एसिडिक करैक्टर शो करेगा। लेकिन अल्कोहल्स में आप चेक करो, अल्कोहल्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखें अल्कोहल में जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होती। जो एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं हमारे पास, सपोज कर लें हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास CH3 CH2OH। तो ये जब वाटर में डिज़ोल्व होगी तो CH3 CH2O नेगेटिव और प्लस में क्या बनेगा, H पॉजिटिव। तो ये वाला हमारे पास है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब इस कॉन्जुगेट बेस में आप चेक करें, इस कॉन्जुगेट बेस में कोई भी रेजोनेंस मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये कॉन्जुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग। तो अल्टीमेटली ये जो अल्कोहल हैं ये होंगी वीक एसिड या बेसिक नेचर की, बेसिक इन नेचर। वैसे अल्कोहल्स का जो नेचर होता है बेसिक होता है। अगर हम इसको एसिडिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से बात करें तो फिर हम कहेंगे ये बहुत वीक एसिड हैं एज कम्पेयर टू दिस फिनोल, बिकॉज जो फिनोल है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहता है ड्यू टू रेजोनेंस। बट इस एथोक्साइड आयन में या जो एल्कोक्साइड आयन है ये अल्कोहल से बनते हैं, उनमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होती, तो कॉन्जुगेट बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो अल्टीमेटली जो अल्कोहल होती है वो अच्छी एसिड नहीं होती, बल्कि वो बेसिक करैक्टर में चली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये अभी आधा लेक्चर हुआ है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट पे, इस पे 2-3 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी रहते हैं, तो मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। अल्लाह हाफिज़।